हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है सीक्वेंशियल सर्किट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम सीक्वेंशियल सर्किट्स में लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर्स, ये सारे सर्किट्स को, इनकी डिज़ाइनिंग को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कोड कन्वर्टर, जो एक कॉम्बिनेशन सर्किट है, वो डिज़ाइन किया था। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या थे? अगर देखिए अगर मैं कहूँ कि हमने एक हाफ एडर डिज़ाइन करना है, तो हाफ एडर क्या होता है? आपके पास दो इनपुट्स होंगे, वो इन दो इनपुट्स को सम करके आपको एक आउटपुट जनरेट करेगा सम, और दूसरा आउटपुट क्या जनरेट होगा? कैरी। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो इस कॉम्बिनेशन सर्किट्स के क्या फीचर्स हैं कि इसके जो आउटपुट हैं वो इसके इनपुट्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ, यानी कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट्स। तो ए बी की जो भी वैल्यूज आप देंगे वो सम और कैरी में आपको सम के फॉर्म में और कैरी के फॉर्म में मिल जाएगा। बट देखिए यहाँ पर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ आप क्या यूज़ कर रहे हैं? एक मेमोरी एलिमेंट। अब मेमोरी एलिमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? तो मेमोरी का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टोर करना। ओके। तो अगर आप किसी कॉम्बिनेशन सर्किट के आउटपुट को, यहाँ से देखिए आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट को अगर आप फिर से कॉम्बिनेशन सर्किट में एज ए इनपुट अप्लाई करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मेमोरी। तो इसीलिए ऐसे सभी सर्किट्स या वो डिजिटल सर्किट्स जहां पर आप एक मेमोरी एलिमेंट का यूज कर रहे हैं टू स्टोर दी प्रीवियस वैल्यूज, वो सर्किट्स आते हैं आपके सीक्वेंसर सर्किट्स की कैटेगरी। तो जहां भी आप प्रेजेंट आउटपुट को स्टोर करके अगेन यूज कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सिंपल वे में कि अगर मैं प्रीवियस आउटपुट को अगर यूज कर रहा हूं किसी सर्किट में, तो आपको एक मेमोरी चाहिए, और ऐसे सारे सर्किट्स क्या कहलाते हैं? आपके सीक्वेंसर सर्किट्स। ओके। तो हम एक थोड़ा डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं, सीक्वेंसर सर्किट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंसर सर्किट्स। तो देखिए क्या है कि द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स। जो जैसे मैंने आपको भी हाफ एडर के एग्जांपल में बताया कि जो प्रेजेंट इनपुट हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको प्रेजेंट आउटपुट कैलकुलेट करना है, या फिर वो उसी की फॉर्म में आएगा। बट इन द केस ऑफ सीक्वेंसर सर्किट्स, the outputs of the sequencer circuits depend on both present inputs and present state, means previous output। तो जो previous outputs थे उनके ऊपर भी, उनके बेसिस पे भी आप present output को कैलकुलेट करेंगे। The feedback path is not present in the combination circuit। Obviously अगर आपको कोई previous output यूज करना ही नहीं है अपने इनपुट में, तो आप उसको कहीं स्टोर नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे कहीं फीडबैक पाथ, मतलब कि कोई मेमोरी टाइप की एलिमेंट या फिर आउटपुट का कोई पार्ट इनपुट पे नहीं जाएगा। ओके। फीडबैक पाथ का मतलब हुआ कि सपोज आपके पास ये एक सर्किट है, ये इनपुट आपने दिया है, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, तो इसका कोई पार्ट अगर इनपुट में वापस जा रहा है तो दिस इज योर फीडबैक। क्लियर? तो ये आपका फीडबैक है। फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंस सर्किट्स। तो ऑब्वियसली अगर आप मेमोरी यूज कर रहे हैं और डायरेक्टली अगर आप किसी प्रीवियस आउटपुट को प्रेजेंट इनपुट में यूज कर रहे हैं, तब भी आपका वो फीडबैक पाथ वहाँ पे कंसीडर होगा। इन कॉम्बिनेशन सर्किट्स मेमोरी एलिमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी मेमोरी आपको नहीं चाहिए किसी डेटा को स्टोर करने के लिए। बट इन द केस ऑफ सीक्वेंसर सर्किट, memory elements play an important role and they are required. The clock signal is not required for combination circuits। तो clock signal क्या है ये अभी हम नेक्स्ट अभी आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आप प्रीवियस आउटपुट को यूज कर रहे हैं अपने इनपुट में, तो आपको उस आउटपुट को कब अप्लाई करना है, क्लियर? तो आप कब उस आउटपुट को यूज कर रहे हैं अपने सर्किट में, ये आप डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। तो क्लॉक कैसे काम करती है, क्लॉक के क्या पार्ट्स होते हैं, उसे कैसे यूज किया जाता है, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। द क्लॉक सिग्नल इज रिक्वायर्ड फॉर सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो सिक्वेंशियल सर्किट्स में आपको क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? द कॉम्बिनेशन सर्किट इज सिंपल टू डिजाइन। ऑब्वियसली अगर आप प्रेजेंट इनपुट से ही प्रेजेंट आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉर्मल एक ट्रुथ टेबल से आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, तो जनरली जो आपकी कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं उनकी जो डिजाइनिंग है वो इन कंपेयर टू सीक्वेंसर सर्किट्स, क्योंकि वहां पर आपको क्लॉक यूज करनी होती है, और क्लॉक किस तरीके से काम कर रही है
उसका पॉजिटिव टर्मिनल, उसका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। और सिंक्रोनस, असिंक्रोनस विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सीक्वेंस सर्किट्स की डिज़ाइनिंग में यूज़ होती हैं। तो इसीलिए जो सीक्वेंस सर्किट्स हैं उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है इन कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ओके, तो जैसा मैंने आपको कहा कि हम क्लॉक सिग्नल्स को यूज़ करते हैं सीक्वेंस सर्किट्स में, तो क्लॉक क्या होता है ये हम समझते हैं। तो बेसिकली ये आपकी एक क्लॉक है। ओके, तो इस पोर्शन को आप क्या कहेंगे, ऑन, और इसे आप कहेंगे ऑफ। तो ऑन का मतलब क्या है, हाई, यानी कि मैग्नीट्यूड 5 वोल्ट। आप डिजिटल की अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू 1 होगी। 0 वोल्ट मीन्स ऑफ, तो यहाँ पे ये ऑफ है। जहां से वो स्टार्ट हुई, सपोज यहाँ से इसका हाइक स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ से ये पूरा कवर किया, फिर यहाँ तक, जब वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगी, ओके, यहाँ से स्टार्ट करके जब वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड। मतलब इतने पीरियड के बाद उसने अपने आप को फिर से रिपीट किया। तो ये टर्म आपको सपोज जैसे एफ इक्वल्स टू 1/t, ये सबको पता ही है हमें, ये टाइम पीरियड को अगर हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने जनरली पढ़ा है या सुना है कई बार कि एक सपोज कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें होता है कई बार कि इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ यू कैन से 15 मेगाहर्ट्ज़, ओके, या फिर आप कह सकते हैं 2 गीगाहर्ट्ज़। तो इस तरीके की चीज़ें हम सुनते हैं कि फ्रीक्वेंसी उसकी 2 गीगाहर्ट्ज़ है, तो फ्रीक्वेंसी से हम 1/f करके टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितने ड्यूरेशन में वो एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, दैट इज़ बेसिकली टाइम पीरियड। तो ऐसा ही हम एनालॉग में भी पढ़ते हैं। ओके, तो ये एक साइन वेव पूरी हुई, तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, और 1/t करके हम इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। ओके, तो अब डिजिटल में हम बेसिकली इस क्लॉक को यूज़ करते हैं। यही जो क्लॉक है हमारी, इसके 4 पार्ट होते हैं, और वो क्या-क्या होते हैं? वो होते हैं आपके पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग एंड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो अब सबसे पहले तो मतलब समझते हैं कि ट्रिगरिंग का मतलब क्या है। ट्रिगर का मतलब होता है कि इनिशिएट करना, मतलब कि ट्रिगर करना। क्लियर? अब किस-किस तरीके से ट्रिगर होगा, तो देखिए यहाँ पे 4 पार्ट हैं, यहाँ पे हाइलाइट किया गया है। तो यहाँ पे जो ये पोर्शन हाइलाइटेड है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये है आपका पॉजिटिव लेवल। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट है, सेम है, तो इसको लेवल बोला गया है। और ये हाई, मतलब आप कह सकते हैं कि +1 की तरफ है, 1 की तरफ है, तो इसको क्या बोला गया, पॉजिटिव लेवल। क्लियर? तो यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास कोई एक सर्किट है जो कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब क्लॉक का ये पोर्शन, अगर सपोज मैंने कहा आपसे कि ये एक सर्किट है, और इस सर्किट में आपने ये क्लॉक अप्लाई कर रखी है, ओके, यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं, क्लॉक दे रहे हैं, और वो क्लॉक कुछ इस टाइप की है। तो ये सर्किट आपका जब आपकी पॉजिटिव लेवल आएगा, तो ये सर्किट काम करेगा। तो यानी कि जब ये सिग्नल, ये पोर्शन इस सर्किट से पास होगा, तब ये सर्किट एक्टिवेट होगा और आपको कुछ रिजल्ट्स देगा। तो इट मीन्स तब आप कहेंगे कि ये जो सर्किट है, ये जो डिज़ाइन है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है। इसी तरीके से अगर ये सर्किट नेगेटिव लेवल्स पे रिस्पॉन्स कर रहा है, तो क्लॉक के किसी नेगेटिव पार्ट्स पे रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव लेवल ट्रिगर। तो ये लेवल है, और ये क्या है, नेगेटिव यानी 0, तो ये नेगेटिव लेवल। ओके, तो आई होप पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब बात करते हैं हम एच की। तो देखिए ये जो पोर्शन है कि इतने, मतलब इस टी पे, इस टाइम ड्यूरेशन पे ये वैल्यू यहाँ से यहाँ चेंज हो रही है, मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 to 1, और यहाँ कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 to 0। तो अगर आपकी वैल्यू 1 से 0 जा रही है, तो वो किसकी तरफ बढ़ रही है, निगेटिव की तरफ। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अब ये क्या है आपके एज, एज मीन्स किनारा, तो ये आपके एजेस हैं। तो अगर आप 0 से 1 के लिए यूज कर रहे हैं इसको, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एज। अगर आप नेगेटिव के लिए यूज कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव एज। क्लियर? तो अगर आपका कोई भी सर्किट इस वैल्यू के लिए, इस
ड्यूरेशन की ये जो क्लॉक का ये जो पार्ट है इसके लिए एक्टिवेट है या रिएक्ट कर रहा है या फिर आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, तब आप कहेंगे कि ये सर्किट नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पे काम करता है। अगर आपका कोई सर्किट पॉजिटिव एज पे रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे कि ये देखिए 0 to 1 पॉजिटिव एज पे रिस्पॉन्स कर रहा है ये, तब आप इसे कहेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्लॉक को कैसे रीड करना है। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, आप ट्राई कीजिएगा। आप बताइएगा कि आपका सर्किट कैसा है। तो एक सर्किट 1 ये है, आप कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि आपके सर्किट 1 किस तरीके से काम कर रहा है, सर्किट 2 किस तरीके से काम कर रहा है और सर्किट 3 किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी सर्किट में क्लॉक अप्लाई है तो आप उस क्लॉक को पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि देखिए 4 पोर्शन है क्लॉक के। अब सपोज मेरे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में मुझे क्लॉक अप्लाई करनी है। तो अगर आपने सिंपल क्लॉक को ऐसे अप्लाई कर रखा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव लेवल। अगर आपने सर्किट में क्लॉक ऐसे अप्लाई कर रखी है, मतलब एरो, मतलब लाइन और देन सर्किल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेवल। अगर आपने सर्किट में अपनी क्लॉक को ऐसे अप्लाई किया है तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एज। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एज। और अगर आपने अपने सर्किट में क्लॉक को ऐसे अप्लाई किया है, मींस एरो एंड देन सर्किल, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव एज। क्लियर? तो अब आपको जो भी सर्किट्स दिखें सीक्वेंसर सर्किट्स के, और उनमें अगर इनमें से कोई सी भी एक क्लॉक अप्लाई है, सपोज आपके पास कोई सर्किट आया और उसमें सर्किट लगा हो, तो आपको तुरंत समझ में आना है कि ये नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड सर्किट है। अगर आपके पास इस तरीके की क्लॉक आएगी आपके पास सर्किट में, मैक्सिमम आपको जो आपको पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक्स भी मिलेंगी, क्योंकि हम मैक्सिमम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लॉक की एज पे काम करते हैं, और वो क्लॉक क्या हो सकती है, आपकी पॉजिटिव एज या फिर नेगेटिव एज। तो अगर आपको इस तरीके के सर्किट में क्लॉक दिख रही है तो आप उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। और अगर आपको इस तरीके से मिल रही है तो आप उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ओके, तो आई होप आपको क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे हम जो भी रजिस्टर, काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, जो भी सर्किट्स पढ़ेंगे उसमें आपको क्लॉक कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, क्लॉक कहीं दिख जाएगी आपको, और आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। क्लियर? आई होप इतना इतना पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंस सर्किट्स में डिफरेंस क्या होता है, सीक्वेंस सर्किट्स में मेमोरी क्यों यूज़ की जाती है, और क्लॉक का क्या रोल है सीक्वेंस सर्किट्स को ऑपरेट करने के लिए। चलिए, तो अब इसके बाद हम सबसे पहले, तो ये एग्जांपल है, देखिए पॉजिटिव एज, यहाँ पे ये सब जो आपको दिखा रखे हैं एरो, दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो क्लॉक के बाद अब हम पढ़ते हैं जो सबसे पहला जो बेसिक सर्किट है, दैट इज लैच। ओके, तो लैच का मतलब होता है किसी चीज को होल्ड करना। तो यहाँ पर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिजिटल डिज़ाइन में सीक्वेंसर सर्किट्स में बेसिक यूनिट पढ़ते हैं, वो है आपकी लैच। और लैच का क्या काम होता है, सिंगल बिट को स्टोर करना। ओके, तो आप ये चीज़ को ध्यान रख लीजिए कि लैच क्या करता है, आपका सिंगल बिट को होल्ड। लैच इज यूज्ड टू होल्ड सिंगल बिट इंफॉर्मेशन, सिंगल बिट इंफॉर्मेशन। अभी कैसे होल्ड करता है, होल्ड करने का मतलब है कि आपने इनपुट में कोई वैल्यू दी तो वो उसको होल्ड कर लेगा, वो जब तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ क्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे से भी समझेंगे, या फिर आप एस और आर की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे।
तो देखिए समझते हैं इस वाले सर्किट से। तो हम दो तरीके से लैच डिज़ाइन करते हैं। एक है आपका नैंड गेट और दूसरा है आपका नॉर गेट। दोनों ही आपके क्या हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं। क्लियर? अब ये ऑपरेट कैसे करता है ये मैं आपको समझाता हूँ, और इसमें एक दो ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जनरली इन टेबल्स को वेरीफाई करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है हम स्टूडेंट्स को। तो देखिए क्या करना है, अब ये आउटपुट है आपका Q और ये है Q कॉम्प्लीमेंट यानी कि Q बार। तो ऑब्वियसली अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ये आपको समझना है पहली चीज़। ये है आपका S बार और ये R बार। तो देखिए जब हम नैंड लैच बनाएंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे S क्यों नहीं लिया, R क्यों नहीं लिया। वो जब हम आगे सर्किट सॉल्व करेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि हमने यहाँ पे S बार क्यों लिखा है और यहाँ पे R बार क्यों लिखा है, फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे S बार का मतलब ये है कि अगर आप S की वैल्यू 0 देंगे तो ये क्या आएगी कैलकुलेट होके, 1। ऐसे ही अगर R की वैल्यू 0 देंगे तो ये कैलकुलेट होके क्या आएगी यहाँ बाहर, 1। तो R बार है, कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे ही S कॉम्प्लीमेंट है तो वो भी 1 हो जाएगा और R कॉम्प्लीमेंट भी 1 हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी वैल्यू देंगे, अगर आप S की वैल्यू 1 देंगे तो कॉम्प्लीमेंट होके क्या मिलेगा, 0। R की वैल्यू 1 देंगे तो कॉम्प्लीमेंट होके क्या मिलेगा, 0। क्लियर? ओके। बाकी इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने दो नैंड गेट लिए। तो ये आपके दो नैंड गेट हैं एक्स और वाई से जहाँ रिप्रेजेंट किया गया है इनको। अब ये टू इनपुट एंड गेट नैंड गेट है, तो एक इनपुट पे आपने एस बार अप्लाई किया, दूसरे के इनपुट पे आपने आर बार अप्लाई किया। और जो नैंड गेट का आउटपुट है, तो पहले वाले के आउटपुट को आपने दूसरे के इनपुट पे अप्लाई कर दिया और दूसरे के आउटपुट को आपने पहले के इनपुट पे अप्लाई कर दिया। क्लियर? तो देखिए आपको याद कैसे रखना है सर्किट को। सबसे पहले आप दो नैंड गेट बनाएंगे। आपने दो नैंड गेट बनाए, इसके एक इनपुट पे आप क्या अप्लाई करेंगे, एस बार। इसके एक इनपुट पे आप क्या अप्लाई करेंगे, आर बार। अब इसके आउटपुट को आप इसके इनपुट पे अप्लाई कर देंगे और इसके आउटपुट को आप इसके इनपुट पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है? और ये क्या बन जाएगा, क्यू, और ये हो जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि ये कैसे काम कर रहा है, मीन्स ये कैसे डिजाइन किया गया। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। तो देखिए वर्किंग क्या है, हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन सर्किट्स में कि अगर दो इनपुट्स होते हैं तो दो इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब देखिए 4 कॉम्बिनेशंस कौन कौन से बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये 0 0 0 1 1 0 1 1 ये चार कॉम्बिनेशंस बन गए फॉर एस एंड आर। एस एंड आर आपने ये चार कॉम्बिनेशंस यहाँ पे लिख लिए। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो ये जो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये आप याद रखेंगे तो आप लैच को सॉल्व करना इजीली सीख जाएंगे। देखिए नैंड गेट और नॉर गेट, क्लियर? हमें हमेशा क्या करना होता है, हमें हमेशा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक 1 की बात करनी है। लॉजिक 1 की बात करनी है, तो लॉजिक 1 की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम एसओपी फॉर्म यूज करते हैं, क्लियर? जैसे हमने एसओपी फॉर्म पढ़ी के मैप के लिए, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हम यहाँ पे हमेशा आउटपुट क्या कंसिडर करते हैं, 1 कंसिडर करते हैं और पीओएस में 0 कंसिडर करते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये चेक करते हैं कि कहाँ पे आउटपुट 1 है। क्लियर? यानी कि जो हमारा फिजिबल आउटपुट है या जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हम क्या कहें कि 1 है। तो हम अगर यहाँ Q की वैल्यू 0 है और Q बार की वैल्यू 1 है तो हम कौन से आउटपुट से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 आउटपुट से। कहने का मतलब ये है। क्लियर? तो आप एक ये जस्ट एक ट्रिक मान लीजिए कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको उस आउटपुट से स्टार्ट करना है जिसकी वैल्यू 1 आ रही है। क्लियर? और क्यों? क्योंकि आप कोई भी इसमें अपना फंडा अप्लाई कर सकते हैं कि भाई एसओपी फॉर्म्स में आउटपुट 1 लिया जाता है, या फिर हमें हमेशा ऐसे आउटपुट से मतलब है कि जिसका हाई आना चाहिए आउटपुट। तो इस तरीके से आप कुछ भी ट्रिक अप्लाई करके ये याद रखिए बस कि आपको वो वाले आउटपुट से स्टार्ट करना है जिसकी वैल्यू 1 है। तो अब देखिए ये काम कैसे करेगा। अब पहला कॉम्बिनेशन क्या है आपका, एस इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, एस की वैल्यू 0 रखी, आर की वैल्यू 0 रखी, क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट हो गए 1 और 1। अब इन दोनों आउटपुट्स में देखिए ये आउटपुट इसके इनपुट में कनेक्टेड है, ये आउटपुट इसके इनपुट में कनेक्टेड है। तो कौन से आउटपुट को पहले कंसीडर करें या कौन से गेट को सॉल्व करना स्टार्ट करें,
तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि उस आउटपुट को कंसीडर करना है जिसकी वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये वाला जो आउटपुट है इसको आप पहले कंसीडर करेंगे। तो ये 1 कहाँ जा रहा है? इसके इनपुट पे, ठीक है? 1 इंटू 1 एंड गेट है, यहाँ पे आगे नॉट लगा हुआ है, तो पहले क्या होगा 1 इंटू 1 1 और फिर आउटपुट से क्या मिलेगा 0। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्लियर? अब यही 0 आप किस पे अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे इसके इनपुट पे। क्लियर है? तो ये 0 कहाँ जाएगा? अब इसके इनपुट पे। तो क्या हो जाएगा? ये 0, ये 0, ये 1, तो 0 इंटू 1 0, उसका आउटपुट 1। तो क्यू बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। एक बार और समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप कौन सा इनपुट कंसीडर करेंगे, सॉरी कौन सा आउटपुट पहले कंसीडर करेंगे? आप पहले क्यू बार, यानी कि जहां पे आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, तो आपने इस 1 को अप्लाई कर दिया इस पे। अच्छा, हम यहाँ पे 0 और 1 क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि कोई सर्किट अगर काम नहीं कर रहा है, ओके, अगर कोई भी सर्किट है उस पे कुछ इनपुट्स हैं, अगर आपने इस सर्किट पे काम नहीं करा रखा है, यहाँ आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो आप क्या मानेंगे? इस आउटपुट को 0 ही तो मानेंगे। आप कहेंगे कि उसका आउटपुट 0 है और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 1। तो Q की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो इसलिए Q बार की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इस आउटपुट को मुझे पहले कंसीडर करना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ 1 है। इनपुट पे मैंने 0 0 अप्लाई कर रखा है, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो मुझे 1 1 मिल गया। अब 1 इंटू 1 से मुझे 1 यानी कि 0 मिला, तो आउटपुट पे 0 आ गया। इस 0 को मैंने इसके इनपुट पे अप्लाई किया, तो 0 और 1 कितना हो गया? 0, और नॉट के हिसाब से आउटपुट क्या मिल गया? 1। तो देखिए, जब आपने 0 और 0 अप्लाई किया S और R के लिए, तो आपको Q की वैल्यू क्या मिली? 0, यानी Y जो यहाँ लिखा हुआ है वो Q है और Y बार जो है वो आपका Q बार है। तो Y की वैल्यू आपको 0 मिली, Q की वैल्यू, और Q बार की वैल्यू आपको 1 मिली। क्लियर? अब देखते हैं दूसरा वाला। तो आपने क्या किया? सबसे पहले अब आपने S की वैल्यू को 0 अप्लाई किया, तो S की वैल्यू 0 हो गई, और R की वैल्यू को आपने 1 अप्लाई किया, तो कॉम्प्लीमेंट होगी क्या मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा 1, यहाँ मिल जाएगा 0। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या थी? 1, इसकी वैल्यू थी 0 इनिशियल। अब ये 1 वैल्यू इसके इनपुट पे गई, तो 1 इंटू 1 1, आउटपुट 0। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो Q की वैल्यू देखिए यहाँ पे आ गई 0 0 1 के लिए। अब ये 0 नीचे गया इसके पास, तो 0 इंटू 0 0, कॉम्प्लीमेंट 1। तो देखिए Q बार की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। ओके, तो जब आपने वैल्यूज दी, अभी कर क्या रहा है बेसिकली, ये एक लैच है जिसके अंदर दो दो नैंड गेट्स हैं, वो इस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो जब आप 0 और 1 अप्लाई करोगे, तो ये क्या वैल्यू होल्ड करेगा? Q की वैल्यू 0। क्लियर? अब देखिए थर्ड वन देखते हैं। जब आपने 1 और 0 अप्लाई किया, अब आपने S की वैल्यू दी 1, R की वैल्यू दी 0, तो जब S की वैल्यू 1 दी, तो S बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। R की वैल्यू 0, तो R बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? तो अब देखिए, फिर आपने Q बार से स्टार्ट किया, तो यहाँ वैल्यू कितनी है? 1। तो 0 और 1 कितना हो गया? 0। आउटपुट कितना आया? 1। क्लियर? तो देखिए यहाँ 1 आ गया फॉर 1 0। अब ये 1 इसके इनपुट पे गया, तो 1 इंटू 1 1, कॉम्प्लीमेंट हुआ, आंसर क्या आया? 0। तो आपको यहाँ पे क्यू आर क्या मिल गया? 0। तो जब आपने S की वैल्यू 1 दी, R की वैल्यू 0 दी, तो इसने क्या होल्ड किया? Q की वैल्यू 1। क्लियर? अब लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं। S की वैल्यू भी 1 है और R की वैल्यू भी 1 है, तब क्या चेंजेज आते हैं? तो देखिए, अब Q बार की वैल्यू 1 यहाँ आपने अप्लाई करी, S की वैल्यू 1 है, तो S बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। R बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 इंटू 1 0, आउटपुट क्या मिला? 1। 1 आपने इसके इनपुट पे अप्लाई किया, तो 1 इंटू 0 0, आउटपुट क्या मिला? 1। तो देखिए अब क्या हो रहा है? Q की वैल्यू भी 1 आ रही है और Q बार की वैल्यू भी 1 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो अगर Q की वैल्यू 0 होगी, तो Q बार की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और Q की वैल्यू अगर 1 आ रही है, तो Q बार की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इसको हम नॉट डिटरमाइंड कंडीशन बोलते हैं। तो ये जो सिंबल है, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज नॉट डिटरमाइंड, नॉट डिफाइंड कंडीशन। क्लियर?
तो आई होप SR लैच यूजिंग NAND गेट किस तरीके से काम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है, यूजिंग NAND गेट समझ में आ गया, तो हम जल्दी से यूजिंग नॉर गेट डिजाइन कर लेते हैं। तो देखिए नॉर गेट क्या कहता है कि आपने दो नॉर गेट लिए और देखिए कॉम्बिनेशन कैसे लगाए, पहले R है ऊपर और नीचे S है। तो ये जो कंसिडरेशन है इट इज जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन कि आपके जो आगे हम यूज करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स में तो वहां पे चीजें सिंप्लीफाई हो जाएं। इनपुट आप दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं एस बी और आर बी, बस आपको चीजों को इक्वेशंस को सिंपल करना है, इसलिए आपने उनके कॉम्बिनेशंस को ऐसे लिया। तो जब आप आर और एस अप्लाई करेंगे, अगेन क्यू और क्यू बार आपके आउटपुट्स हैं, तो हम पहले क्या कंसिडर करेंगे कि क्यू की वैल्यू कितनी है 0 और क्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देखिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे नॉर गेट का लॉजिक लगेगा, तो आर की वैल्यू कितनी है पहले 0, एस की वैल्यू कितनी है 0। अगेन देखिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जिस आउटपुट की वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 वैल्यू आपने यहाँ अप्लाई करी। अब नॉर गेट का लॉजिक क्या कहता है, तो और गेट यानी 0 प्लस 1 1 और आउटपुट क्या दे देगा ये 0, मतलब 0 प्लस 1 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। ये 0 इनपुट पे गया है इसके, तो 0 प्लस 0 0, आउटपुट क्या दे देगा 1। क्लियर। तो यानी कि जब आपने R की वैल्यू 0 दी और S की वैल्यू 0 दी तो उसने 0 और 1 दिया। तो 0 और 1 यानी कि जो ये लैच लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि उसने उन वैल्यूज को होल्ड कर लिया जो प्रीवियस वैल्यूज थी। ओके, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसको जनरली हम कई कंडीशंस में सेम कंडीशन कहते हैं, सेम कंडीशन, या फिर हम कई जगह इसको बोलते हैं नो चेंज, कि जब हमने 0 0 वैल्यू अप्लाई करी तो प्रीवियस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नो चेंज। चलिए नेक्स्ट कंसीडरेशन क्या है आपका, नेक्स्ट आपने वैल्यू अप्लाई करी, S की वैल्यू आपने 0 दी और R की वैल्यू आपने 1 दी। तो क्यू बार की वैल्यू 1 थी तो 1 यहां पर आ गया। तो 1 प्लस 1 1, आउटपुट 0, 0 इसके इनपुट में गया तो 0 प्लस 0 आउटपुट 1। तो देखिए जब S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 1 है, तो Q की वैल्यू 0 आ रही है और Q बार की वैल्यू 1 आ रही है। क्लियर। अब हम जल्दी से S की वैल्यू 1, S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 0 देते हैं। तो Q बार की वैल्यू 1, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। Q बार की वैल्यू 1 हो गई, तो 0 प्लस 1 1, आउटपुट 0 प्लस 1। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, मैं आपको स्टार्टिंग में बाय मिस्टेक बताना भूल गया। ओके, तो वो चेंज ये है कि हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे अभी। चेंज ये है कि नैंड गेट में हम क्या कर रहे थे, नैंड गेट में हम कौन सा आउटपुट कंसिडर कर रहे थे, जिसका आउटपुट वैल्यू 1 आ रही थी, यानी कि क्यू बार को कंसिडर कर रहे थे, यानी कि हम इस आउटपुट को इसके इनपुट पे पहले कंसिडर कर रहे थे। लेकिन नॉर गेट में जस्ट क्या होता है अपोजिट, तो हम इसको यहाँ लिख भी लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे अगेन उसको 1 आउटपुट से ही सॉल्व कर दिया। तो नैंड गेट के केस में अगर हम नैंड गेट से लैच बना रहे हैं तो हम क्यू बार के आउटपुट को कंसिडर करेंगे, मींस जिसका हाई वैल्यू है। और नॉर गेट में अगर हम नॉर गेट की हेल्प से लैच बना रहे हैं तो हम क्यू को कंसिडर करेंगे, यानी जिसका आउटपुट 0 है। क्लियर। तो जिसका आउटपुट 0 है उसकी हेल्प से हम उस लैच में वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है आपकी, r इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0। हम यहाँ पे इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दो कंडीशन मैंने आपको गलती से क्यू बार इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करके बता दी, तो मैं फिर से वो आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए r की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आपने अप्लाई किया। अब आप इसको कंसिडर करेंगे, यानी कि जिसका आउटपुट 0 है, तो आपने क्या किया, इसके आउटपुट को यहाँ कंसिडर किया। तो 0 और 0 0 0 कितना हुआ 0 और आउटपुट क्या आया 1। अब ये 1 इनपुट इसके में जाए, मतलब ये आउटपुट इसके इनपुट पे जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1, आउटपुट 0। तो यानी कि जो वैल्यू पहले थी वही अब भी आई, क्यू की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 0 आई, क्यू की बार की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 1 आई। तो ये जो कंडीशन है जो मैंने आपको पहले बताया वो क्या है आपकी, नो चेंज। क्लियर। चलिए दूसरी वैल्यू देखते हैं। आर की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू 0। तो पहले हम इनको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे।
आर की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 0, तो अगेन ये 0 होगा, ये 1 होगा बाय डिफॉल्ट इनिशियल कंडीशन, तो ये 0 इसके इनपुट पे आएगा, तो 0 + 0 0, आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी 1, और ये 1 आप इसके इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा 1 + 1 1, आउटपुट 0, तो देखिए Q की वैल्यू 0 और Q बार की वैल्यू 1, दिस इज 0, दिस इज 1, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी, योर नेक्स्ट कंडीशन इज R की वैल्यू 0 एंड S की वैल्यू 1, सो R इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू 1। तो अगेन देखिए आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 इसके इनपुट पे जाएगा, तो 0 + 1 1, आउटपुट 0, तो Q बार की वैल्यू कितनी आई 0, अभी 0 इसके इनपुट पे जाएगा तो 0 + 0 0, आउटपुट 1, देखिए Q की वैल्यू कितनी आई 1, Q बार की वैल्यू कितनी आई 0, तो S = 1 और R = 0 पे आपको क्या मिला, Q की वैल्यू 1 R और Q बार की वैल्यू 0। चलिए लास्ट वैल्यू चेक करते हैं, लास्ट वैल्यू है आपकी R = 1 एंड S = 1, ओके, सो R = 1 एंड S = 1, अगेन Q = 0 आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 यहाँ आएगा, तो 0 + 1 1, आउटपुट 0, ये 0 इसके इनपुट पे गया तो 1 + 0, यहाँ 0 आया तो 1 + 0 1, आउटपुट 0, आउटपुट 0, तो देखिए अगेन कंट्राडिक्टरी कंडीशन है कि Q की वैल्यू भी 0 आ रही है, Q बार की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो ये जो आपकी 0 0 वैल्यूज हैं ये क्या है, नॉट डिफाइंड, इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि लैच के केस में S = 1 R = 1 को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से यूजिंग NAND गेट, अगर हम NAND गेट की बात करें तो NAND गेट में भी S = 1 और R = 1 को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि अगर हमें लैच डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ NAND गेट या NOR गेट, तो SR लैच किस तरीके से बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू यूनिवर्सल गेट्स, क्या उनके पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशंस होते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, और वो किस तरीके से Q और Q बार की वैल्यूज को देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन SR लैच यूजिंग NAND गेट और NOR गेट, तो आप ये डिजाइन बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे, और उसके बाद ये जो टेबल है आपकी, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको क्या लिखना है। जैसे 0 0 के लिए नो चेंज लिखना है, S = 0 R = 1, तो Q की वैल्यू 0 आएगी, Q बार की वैल्यू 1 आएगी, S = 1 R = 0 1 0 आएगी, 1 1 के लिए नॉट डिफाइंड। ओके, अब जब हम SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो हम उसको सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, यहाँ पे भी हम इसको सेट रिसेट लैच बोल सकते हैं। तो S इज फॉर set and R is for reset, क्लियर। तो देखिए सेट और रीसेट का मतलब क्या है कि आपने Q, अल्टीमेटली आपको जो आउटपुट है वो Q है, Q कॉम्प्लीमेंट तो जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, आपको जो आउटपुट पढ़ना है रीड करना है वो सिर्फ किससे करना है, Q से। तो अगर Q की वैल्यू 0 हो जा रही है तो आपका सर्किट क्या हो गया, रीसेट। अगर Q की वैल्यू 1 हो रही है तो आपका सर्किट क्या हो रहा है, सेट। तो देखिए यहाँ पर जब S की वैल्यू 1 है, यानी कि जब सेट की वैल्यू 1 है तो आपका आउटपुट 1 हो जा रहा है, तो ये सेट कंडीशन है। जब R की वैल्यू 1 है तो आपका आउटपुट रीसेट हो जा रहा है, यानी कि ये 0 हो जा रहा है। तो आप इस भी तरीके से इस टेबल को याद कर सकते हैं कि जब R की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट 0 होगा, जब S की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट 1 होगा, क्लियर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 0 0 पे नॉट डिफाइन, 0 1 पे देखिए R की वैल्यू 1 है तो Q की वैल्यू 0 होगी, Q बार की वैल्यू 1 होगी, S की वैल्यू 1 है तो Q की वैल्यू 1 होगी, यानी सेट, तो आउटपुट सेट हो गया। R की वैल्यू 0 है तो यहाँ सेट है तो ये 0 हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, और 1 1 पे आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट सीक्वेंसर सर्किट से कैसे डिफरेंट होते हैं, सीक्वेंस सर्किट्स में मेमोरी का क्या यूज है, क्लॉक के क्या 4 पार्ट्स होते हैं, कैसे समझा जाता है, कोई भी सर्किट आपको गिवन है अगर, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये नेगेटिव एज है या पॉजिटिव एज है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद हमने डिजाइन किया SR लैच विद द हेल्प ऑफ NAND गेट एंड NOR गेट, दोनों की टेबल्स हमने पढ़ी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज लैचेस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।